कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन। देखिए कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन और को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। को करिकुलर एक्टिविटीज को कहते हैं सीसीए और सीसीई जो है कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन। ये डिस्कस करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज डिस्कस करेंगे। टीचर कॉम्पिटेंसीज कहते हैं ना, कॉम्पिटेंसी मतलब द एबिलिटी टू समथिंग सक्सेसफुली। अब टीचर कॉम्पिटेंसी है, टीचर का काम जो है, टीचर का जो भी काम असाइन किया जाता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है। द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, आपका ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव किया गया है, टीचर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी में एक स्किल नहीं तो बहुत सारा स्किल्स रहता है, मोर देन वन स्किल कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। कॉम्पिटेंस मतलब स्टेट ऑफ हैविंग सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल एंड जजमेंट। देखिए कॉम्पिटेंस मतलब उसके कंटेंट के ऊपर आपका नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट स्किल होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर भी होना चाहिए। और जिनके पास सफिशिएंट कंटेंट नॉलेज और स्किल और डिसीजन मेकिंग रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, उनको कह सकते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंट टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर मतलब टीचर के पास, टीचर के अंदर सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट स्किल है और डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। ओके, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, आगे क्लास को प्रमोट करने के लिए टीचर के पास सफिशिएंट नॉलेज है कंटेंट पढ़ाने के लिए, और बच्चों को असेस करने के लिए भी इनके अंदर नॉलेज है, स्किल है, उससे डिसीजन ले लेता है। ये कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंसी मतलब द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, जो भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट करना कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस में एक ही स्किल नहीं रहता, बहुत सारा स्किल्स रहता है। ओके, कॉम्पिटेंस जैसा देखिए सेल्फ मैनेजमेंट एंड पर्सनल वेलनेस। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना, मतलब आपको क्या टाइम है, बजटिंग टाइम और सेलेक्टिंग द कंटेंट, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट एंड अलोकेटिंग द टाइम, ये सब सेल्फ मैनेजमेंट। एंड पर्सनल वेलनेस, आप पर्सनल वेलनेस मतलब आप कितना मतलब हेल्दी है। ओके, आप कितना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। ओके, आपका बच्चों के अंदर क्या एम्पैथी है, बच्चों को कैसा जो है मौका दे रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सब पर्सनल वेलनेस में आता है। क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट, टीचर के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, पर्सनल वेलनेस होना चाहिए, अपने आप टीचर टीचर की तरह होना चाहिए, टीचर जोकर की तरह नहीं होना चाहिए, ये पर्सनल वेलनेस है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बच्चों का जब आप अच्छा सुनने वाला है, अच्छा जो है डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, अच्छा स्पीकर के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। ओके, आप क्वेश्चन को अच्छा से सुन रहा है तभी जवाब आप सही से दे सकते हैं। ओके, जवाब अच्छा देने के लिए, सही जवाब देने के लिए क्वेश्चन भी उसी तरह सुनना है। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, मतलब सेंडर जो है लिसनर, सेंडर रिसीवर को समझना चाहिए। आपने कुछ सेंड किया और रिसीवर ने और कुछ समझ लिया, वो इफेक्टिव नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है। मतलब आप अच्छा स्पीकर के लिए अच्छा लिसनर बनना चाहिए, ये भी एक कॉम्पिटेंसी है। इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है, रिसीवर को क्या चाहिए वो देना चाहिए, रिसीवर समझना चाहिए, तब जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना है, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए, हायर लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स।
शॉर्टकट मेथड्स, ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करते हुए सॉल्व करना चाहिए। टीम वर्क चाहना चाहिए, कोलाबोरेशन, टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन, टीम के साथ कल के जो है ना उससे सोशल स्किल्स डेवलप होगा। आप फिजिक्स टीचर से कोलाबोरेट करके, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स टीचर फिजिक्स टीचर से कोलाबोरेट करके इस तरह टीम वर्क कोलाबोरेशन कर सकते हैं। लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, लीडर किसको कहा जाता है? लीडर, टीचर इज ए लीडर इन द क्लासरूम। लीडर मतलब जो भी डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ट्रीटमेंट इक्वल, इस तरह लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है सही वक्त पे सबमिट करना, सही वक्त पे कंप्लीट करना, सिस्टमैटिकली करना, ये भी होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वर्क एथिक होना चाहिए, कैरियर मैनेजमेंट, आप जिस कैरियर में है आप जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप आगे बढ़ना चाहिए। मतलब इस तरह एक स्किल नहीं है, बहुत सारा स्किल्स रहता है, उस तरह स्किल्स टीचर के अंदर होना चाहिए, तभी बताएंगे एक कॉम्पिटेंट टीचर है। मतलब टीचर के अंदर बहुत सारा स्किल्स होना चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, तब जो है टीचर को कहा जाता है कॉम्पिटेंट टीचर। टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, टीचर सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर किताब भी लिखते हैं, टीचर आर्टिकल्स भी लिखते हैं, टीचर एक क्लब भी मतलब चला रहा है, क्लब के अंदर लाइब्रेरी भी है, बहुत सारा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तब कह सकते हैं टीचर इज ए कॉम्पिटेंट टीचर। One who has more than one skill is a competent. Okay, what are the characteristics of competence? Competence consists one or more skills. Competence is limited to all three domains. आपके अंदर cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, तीनों domain reflect होना चाहिए। Competencies are measurable and observable. कॉम्पिटेंसीज को जो है आप देख सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी आने दीजिए, उसका समाधान आपके पास होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटेंट है। आप देख सकते हैं अर्लियर डेज में जो गांव में टीचर रहता है, कोई जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के आता है, कोई आता है बच्चों को किस कोर्स में दाखिला लेना है, एडवाइस के लिए आता है, बहुत सारा लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स लेकर आता है, सबका प्रॉब्लम टीचर के पास रहता है, तब जो उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट टीचर। ही इज कॉम्पिटेंट एनफ इन ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज। इस तरह कॉम्पिटेंस मतलब कुछ ने मैंने लिस्ट आउट किया, इसके अलावा बहुत सारा रहता है, वो हम देखेंगे। देखिए 21st सेंचुरी स्किल्स जो है आजकल किस तरह स्किल्स होना चाहिए, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, किस तरह टीचिंग कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। मेजरिंग नॉलेज अक्वायर्ड थ्रू रिटन एग्जामिनेशन इज इजी। जो बच्चों का नॉलेज मेजर करने के लिए रिटन एग्जाम्स इजी है, while the skills such as decision making, critical and logical thinking, diagnostic skills, problem solving skills, creative ability are difficulty to measure. बच्चों को सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट ले लेना, नॉलेज को मेजर करना आसानी है, मगर बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोसिस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी, इस तरह मेजर करना डिफिकल्टी है। बच्चों के अंदर बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स रहता है। ये नहीं कह सकते हैं मैथमेटिक्स टेस्ट मैंने लिया उसमें फेल हो गया है, मैथमेटिक्स अचीवमेंट पूर है।
एक टेस्ट लेकर मैं जस्टिफाई मतलब नहीं कर सकता हूँ, डिसीजन मतलब नहीं ले सकता हूँ, मैथमेटिक्स में वीक है। मगर ये मैथमेटिक्स क्लास अटेंड करते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हैंड राइटिंग नीट है, क्लीन है, बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है। क्लासरूम में अच्छा पार्टिसिपेट करता है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आगे रहता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम के ऊपर जो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ये सब इनके अंदर है। पता नहीं टेस्ट में फेल हो गया है, हम ये नहीं कह सकते हैं मैथमेटिक्स में वीक है, नहीं। आजकल जो है एग्जामिनेशन लेना, बच्चों को जो है मार्क्स देना आसानी है, फिर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डायग्नोस्टिक स्किल्स, किस एरिया में इनका प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना, इसका रिमीडियल मेजर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मेजर करना डिफिकल्टी है। अगर इस चीजों में अगर मेजर किया जाता है तब टीचर को कॉम्पिटेंट टीचर कह सकते हैं। क्या है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, किस तरह टीचिंग कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए? पर्सनल एफिशिएंसी, पर्सनल एफिशिएंसी होना चाहिए। कैसा टीचर जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हो सकता है टीचर से जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की लेस नॉलेज है। देखिए, अगर हेड से आप ज्यादा क्वालिफाइड है, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल्स है, आप मास्टर है, आपका हेड से आप बहुत गुना अच्छा है, मगर आप हेड के अंडर काम कर रहा है, तब जो है आप इनको रेस्पेक्ट करना है, इनका इज्जत देना चाहिए। ओके, जो भी बताते हैं वो फॉलो करना चाहिए। अगर चाहिए तो उनसे डिस्कस करके, उनको जो है कन्विंस करके, समझा के आप जो चाह रहा है वो हेड का परमिशन से चेंजेस ले आ सकते हैं। इस तरह एफिशिएंसी होना चाहिए टू टैकल विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू कैन डू एनीथिंग, बट यू कैनॉट विदाउट परमिशन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फेलो फैकल्टी से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, तभी जो है आपका नॉलेज ग्लोबल नॉलेज होगा। कुछ टीचर्स ऐसा रहता है, बहुत रिजिड रहता है, किसी से नहीं बात करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। फेलो फैकल्टी की जो है, फेलो फैकल्टी के बारे में कभी बच्चों के सामने बात नहीं करना, फेलो फैकल्टी का जो पर्सनालिटी के ऊपर कभी नहीं बात करना है, फेलो फैकल्टी को इज्जत देना है, स्टूडेंट से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, और पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। इसी तरह स्किल्स टीचर के अंदर होना चाहिए। इसको कहा जाता है पर्सनल एफिशिएंसी, personal relations with head, personal relations with fellow colleagues, personal relations with students, personal relations with parents, other stakeholders। किस तरह होना चाहिए? इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर आप एक रोल मॉडल होना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, काइंडनेस दिखाना चाहिए, एम्पति दिखाना चाहिए, सिंपति नहीं दिखाना, एम्पति। बच्चे खुद से करने के लिए एम्पति दिखाना, मगर सिंपति नहीं है। सिंपति मतलब जो फेल हो गया उनको पास करना सिंपति है, वो सिंपति नहीं है। अब एम्पति कैसा होना चाहिए? बच्चों को कम मार्क्स आता है, वो अच्छा मार्क्स आने के लिए एम्पति दिखाना है। अब फेल बच्चों को पास करके भेजेंगे ना, फिर सोसाइटी खराब होगा।
अच्छा मार्क्स आने के लिए एम्पैथी दिखाना, एबिलिटी टू काउंसिल, बच्चों को काउंसिल करना है, किस फील्ड में जाना, किस तरह आगे बढ़ना है। और रिमीडियल मेजर्स, लर्निंग डिफिकल्टीज फाइंड आउट करने, किस एरिया में इनका तकलीफ है, तकलीफ को दूर कर देना, रिमीडियल मेजर्स। इस तरह पर्सनल एफिशिएंसी से आप जो है बहुत सारा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हेड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फेलो कोलिग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह पर्सनल एफिशिएंसी होना चाहिए, ये भी एक कॉम्पिटेंस है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। डिलीवरिंग द करिकुलम इन ए इंपैक्टफुल मैनर, कंटेंट को डिलीवरी करना, करिकुलम डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स आप जो है ना कंटेंट को नहीं समझा सकते हैं। कंटेंट को अच्छा तरह पेश करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू अचीव द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो आउटकम्स अचीव करने के लिए, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए उस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। टीचर इज द सेंट्रल सोर्स ऑफ पावर। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर एक लीडर है, टीचर एक सेंट्रल सोर्स है, बहुत सारा बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपका लैंग्वेज उस तरह होना चाहिए। गेयर करना चाहिए, उस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स टीचर के अंदर होना चाहिए। फोस्टरिंग कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी चीज है ऑप्टिमम यूज करना। जैसा ब्लाइंड स्टूडेंट है, पार्शियली ब्लाइंड है, पीछे बैठा हुआ है, हाइट बच्चा सामने बैठा हुआ है, आप इस तरह कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हाइट बच्चों को पीछे कर सकते हैं। जो पीछे बैठा हुआ पार्शियली ब्लाइंड, जो विजन प्रॉब्लम है, उनको आगे बिठा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में आप लेजिबल हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं, किटकी खोल सकते हैं अच्छा वेंटिलेशन के लिए। इस तरह जो भी एनवायरनमेंट रहता है, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी है, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी जो अच्छा तरह यूज करना, जो लोकल अवेलेबल मटेरियल से तैयार करके मैथमेटिक्स लैब को डेवलप करना, गवर्नमेंट से पैसा सैंक्शन होने तक वेट नहीं करना। जो लैब में जो भी चीजें है, इक्विपमेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, प्रॉब्लम को दूर करना है, मगर रिजेक्ट नहीं करना है, ये जो प्रोडक्ट आया है वो बेकार चीज रही है। सपोज लैबोरेटरी में लाइट नहीं जल रहा होगा, फ्यूज गया होगा, फ्यूज फ्यूज को जो है रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर आया होगा, सॉफ्टवेयर रन करने नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर कैसा रन करता है सीख लेना। जो भी अवेलेबल मटेरियल है फिजिकल एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली यूज करना, ये भी एक स्किल है। थोड़ा सा रिपेयरिंग से प्रोडक्ट अच्छा तरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग जानना चाहिए टीचर, तब जो है फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी चीजें से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। टीम एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बच्चों को जो है एक्टिविटी में, प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, बच्चे रेस्पॉन्ड होने तक समय देना चाहिए, हर एक बच्चों को इन्वॉल्व करना है। इससे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखा सकते हैं टीम वर्क से।
नेशनल फेस्टिवल्स मिलके करना है, हर एक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट मेक्स ए जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग। एक दूसरे को इज्जत देना, स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करना, तभी स्टूडेंट से आप रेस्पेक्ट ले सकते हैं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दोनों मिलके काम कर रहा है, दोनों मिलके सीख रहा है, दोनों मिलके आगे बढ़ रहा है, इसलिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। कभी स्टूडेंट्स को हर्ट नहीं करना, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इनका बात सुनना। इस तरह म्यूचुअल रेस्पेक्ट देना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग द राइट क्लासरूम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, क्लासरूम में कैसा बिहेव करना, क्लासरूम का रूल्स क्या है। अगर कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, आने दीजिए जाने दीजिए, इस तरह मतलब रूल्स क्रिएट करना, क्लासरूम में कैसा बिहेव करना, एस्टैब्लिश करना, उसको फॉलो करना, इस तरह स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा, लर्निंग अच्छा होगा। फोस्टरिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, पर्सनल एफिशिएंसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम, करिकुलम किस तरह ऑर्गेनाइज करना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। आपका करिकुलम इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, आपका गोल्स को अचीव करना। आप गोल्स रखा गया है, इसमें शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। पहले शॉर्ट टर्म गोल्स कंप्लीट करना, इसके बाद मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन करना है करिकुलम को। उससे पहले क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स पहले डिफाइन करना चाहिए। डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, दोज आर ऑब्जेक्टिव्स। Writing of objective is the primary step in the process of effective learning. पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहिए। कंटेंट कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर आपका गोल्स अटेन करने की जैसा होना चाहिए, उस तरह कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग जो है खत्म नहीं होता है, हमेशा अपडेट करना चाहिए। जब टीचर को क्लास को चले जाता है तब एटलीस्ट अखबार पढ़ के जाना है। जो किताब में जो किताब पब्लिश हुआ 5 साल के पहले पब्लिश हुआ होगा, बहुत सारा चेंजेस आया होगा, बहुत सारा चेंजेस जो है आपका सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, फिर आर्टिकल्स में, रिसर्च पेपर से पता चल जाता है, उससे अपडेट करना है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। न्यू स्किल्स को अक्वायर करना है, न्यू स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। सोसाइटी में किस तरह नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। अपडेटिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक द स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। आप जो है ना पुराना मेथड्स ऑफ टीचिंग से कन्फाइन नहीं होना चाहिए, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए, कैसा यूज होता है वो सब यहाँ यूज करना चाहिए, तभी जो बच्चे जो है इंडस्ट्री सोसाइटी की यूज होगा। इंटर्नशिप, फैकल्टी डेवलपमेंट, वर्कशॉप्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये सब नहीं है। इंटर्नशिप होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, जो थियोरेटिकल प्रैक्टिस, जो थियोरेटिकल जो सीख लेता है नॉलेज, उसको प्रैक्टिस में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप होना चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होना चाहिए, फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप में अटेंड करके अपना नॉलेज जो अपडेट कर सकते हैं। लैबोरेटरी यूज करना चाहिए, लैबोरेटरी कैसा यूज करना है,
छोटा मोटा प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे लोकल अवेलेबल मटेरियल से कैसे लैबोरेटरी को डेवलप कर सकते हैं, लैबोरेटरी से जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो कैसा डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को लैबोरेटरी में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा दे सकते हैं। लैबोरेटरी में बच्चा थोड़ा लिबरल रहेगा, फ्री रहेगा, क्लासरूम में एक जगह बैठना पड़ता है, लैबोरेटरी में उस तरह एनवायरनमेंट में इधर उधर मूव कर सकते हैं, एक दूसरे की जो बातचीत कर सकते हैं, उससे क्रॉस सेक्शनल लर्निंग होगा, उससे बच्चे खुद से सीख सकते हैं। इस तरह मौका देना चाहिए, लाइब्रेरी यूज करना चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स यूज करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, फिर सॉफ्टवेयर को यूज करना, सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है, इस तरह नॉलेज डेवलप करना। मैथमेटिक्स में बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स है, जियोजिब्रा एक सॉफ्टवेयर है, जियोजिब्रा यूज करते हुए मैथमेटिक्स कंटेंट जो है इंटरेक्टिव कंटेंट्स कैसा किया जाता है। ब्लू प्लॉट एक है सॉफ्टवेयर, उसका कैसा कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसा रन कर सकते हैं, कैसा जो मैथमेटिकल कंटेंट को उससे कैसा पढ़ा सकते हैं। उस तरह जो कंटिन्यूस टीचर हमेशा आगे नया नॉलेज सीखने के लिए, नया स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। अगर ये सब करते हैं उस तरह टीचर कह सकते हैं कॉम्पिटेंट टीचर है। effective learning experience, effective learning experience, completing the syllabus and making the students exam ready is the central goal। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में यही है, सिलेबस कंप्लीट करना, बच्चों के एग्जाम्स तैयार करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है इंपॉर्टेंट? अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को समझना और स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, और स्टूडेंट के अंदर क्या प्री रिक्विजिट नॉलेज है उसी से जो है नया नॉलेज को कैसा दे सकते हैं, उससे आपका गोल्स कैसा अचीव कर सकते हैं, ये डेवलप करना। मगर मियरली कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशंस वो बड़ी बात नहीं है। बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना, उससे आपका गोल्स अचीव कर सकते हैं। सेटिंग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, एक महीने में कंप्लीट करने वाला गोल्स, 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने वाला गोल्स, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने वाला गोल्स, 1 साल के अंदर कंप्लीट कर, इस तरह फिक्स करके गोल्स को अचीव करना, दैट इज इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब इस तरह बहुत सारा स्किल्स है, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए एंड सेवरल स्किल्स होना चाहिए टू मोटिवेट, इंस्पायर द स्टूडेंट्स, colleagues, parents, head of the institution, administrators and other stakeholders। okay, हेलो, यस सर। यस इस सर, सुन तरह रहे हैं। तरह नॉलेज स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए, राइट। पर्सनल एफिशिएंसी, यस सर। कम्युनिकेशन, creating learning environment, organizing the curriculum, continuous learning and effective learning experience, इस तरह होना चाहिए। इसके अलावा मतलब जो भी प्रॉब्लम है, अब टीचर के पास जाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उस तरह होना चाहिए। ओके, ये meaning and concept of competence and academic standards, academic standards and academic standards of continuous comprehensive evaluation। academic standards क्या है? academic standards benchmarks देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आता है, हाई गुड एकेडमिक स्कोर कहा जाता है, गुड एकेडमिक स्कोर
गुड एकेडमिक स्कोर मतलब 10th क्लास में भी 60% मार्क्स होना चाहिए, 10+2 में भी 60% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 60% होना चाहिए। जिनके पास हर एग्जामिनेशन में 60% एंड एबो मार्क्स आता है, इसको कहते हैं गुड एकेडमिक स्कोर्स। इसी तरह बच्चा 10th क्लास होने के बाद, स्कूल एजुकेशन होने के बाद किस तरह नॉलेज होना चाहिए, क्या बेंचमार्क है, बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी कहा जाता है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी एंड एक्सेलेंस इन एजुकेशन। बीएड होने के बाद एटलीस्ट आप बता सकते हैं एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग क्या है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। अगर इसी तरह नॉलेज मतलब जो कोर्स होने के बाद बच्चों के अंदर किस तरह नॉलेज होना चाहिए, उसको कहते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। 10th क्लास होने के बाद 10th क्लास मैथमेटिक्स का नॉलेज किस तरह नॉलेज होना चाहिए। ओके, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स of quality and excellence in education, such as rigor of curricula and the difficulty of examination। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव्स का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के क्या डिफरेंस है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, तबरेज, ऐसा, दानिश। Yes, sir. Academic standards and objectives both are same। Academic objectives or Objectives and academic standards both the same, दोनों सेम है। सर कुछ कुछ तो सेम है सर। कुछ कुछ तो सेम है। सर एकेडमिक स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव में सर फर्क ये है सर कि ऑब्जेक्टिव जो होता है सर वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है सर। जैसे आज हम पढ़ाने गए तो आज हम क्या क्या एट द एंड क्लास के बाद हम बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है सर। हाँ। और एकेडमिक स्टैंडर्ड सर ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है सर कि बच्चे को एग्जामिनेशन तक जितनी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी तरह का किसी ओवरऑल कह सकते हैं सर उसको, वो पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा जाता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बाद में देखा जाता है, राइट। जी सर, जी सर, जी सर। ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखा जाता है, प्री स्पेसिफाइड। जी सर, प्री स्पेसिफाइड, जी सर। ओके, मतलब शुरू होने से पहले जो लिखा जाता है उसको ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव किया जाता है, आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अचीव किया गया है। एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू अचीव सर्टेन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। इस तरह नॉलेज एटलीस्ट 4th क्लास होने के बाद अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, और अपना मातृभाषा पढ़ सकते हैं, राइट। 4th क्लास बच्चा 4th क्लास होने के बाद एटलीस्ट 3 लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, राइट। एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड। आप भी 8th क्लास मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले भी आप एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पहले जो लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, बाद में अचीव किया है। आप जो एक्सपेक्ट किया वो आपने अचीव किया है, उसको कहा जाता है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। क्लियर सर ये ओवरऑल हो गया ना सर, पूरे मतलब जिस क्लास में बच्चा है, जिस सिचुएशन में, उसका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन उसको कह सकते हैं सर। हाँ, यस सर। At the end of the academic year, the children are expected to achieve certain academic standards। इस तरह नॉलेज, इसको जो है ना मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, इतना ये नॉलेज मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इतना होना चाहिए, वो भी नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब ये नॉलेज होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, 60% गुड एकेडमिक स्कोर, गुड एकेडमिक स्कोर मतलब 60% फर्स्ट क्लास है, अच्छा है, मास्टर है। ओके,
यस सर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, 70-80 गुड। आप एटलीस्ट 60% एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अचीव किया, तब जो है आपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अचीव किया, राइट। At the end of the academic year, the children are expected to achieve certain academic standards. देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रहता है, हर एक सब्जेक्ट का एकेडमिक स्टैंडर्ड्स रहता है। जैसा मैथमेटिक्स में कैसा होना चाहिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम समझना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट कहां से आता है? कॉन्सेप्ट कहां से आता है? देखिए, सपोज मैं आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक नंबर्स दिया गया है, ओके, 1 to 100 तक दिया, नंबर दिया। आप कुछ बच्चों को जो है इस नंबर ऑब्जर्व करके उससे जो सिमिलर फीचर्स है उसको लिख लीजिए। एक बच्चा आके लिख लेता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह एक एक जगह, और एक बच्चा आके 1, 3, 5, 7 लिख लेता है। मतलब 1 to 100 नंबर्स को इस तरह दो क्लासिफिकेशन किया गया है। दो क्लासिफिकेशन करने के बाद तीसरा बच्चे से पूछा जाता है जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है उसको क्या कहा जाता है, क्या रीजन है, क्यों इस तरफ लेफ्ट साइड लिखा गया है, राइट साइड 135 लिखा गया है, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। इस तरह जो है आप इवन नंबर कॉन्सेप्ट को जो है समझने के लिए कोशिश कर रहा है, ओके, उसको जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। जो नेमिंग देना, लेबलिंग देना, कॉन्सेप्ट को नेमिंग करना, दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। कॉन्सेप्ट कहां से आता है? एनवायरनमेंट में देखते हुए। जब आप सर्किल को इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्किल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसा इंट्रोड्यूस करते हैं? बच्चे जिससे फेमिलियर है, बच्चे एनवायरनमेंट में क्या क्या देख रहा है, उस चीजों से डिस्कस करते हुए आप सर्किल कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जब कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जो है बहुत सारा सराउंडिंग्स में देखते हैं, बच्चा उससे एक्सपीरियंस है, उसी से कॉन्क्रीट थिंग्स से जो कॉन्सेप्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है लेकर आता है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। समझ गए ना? यस सर। एरिया, वॉल्यूम, ओके, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ये सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह से समझना। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जितना सब कॉन्सेप्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ओके, डेसिमल, प्रोपोर्शन, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह समझना एक एकेडमिक स्टैंडर्ड है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन को अराइव करने के लिए क्या मेथड यूज कर सकते हैं, क्या स्टेप्स है, उसमें प्रीवियस नॉलेज कैसा यूज कर सकते हैं, यूज करते हुए कैसा सॉल्व कर सकते हैं ये। फिर रीजनिंग, रीजनिंग क्या रीजन है, इवन नंबर लिखा गया क्या रीजन है, प्राइम नंबर क्या रीजन है, प्राइम नंबर इसलिए कह रहा है कि इसमें एक रीजन है। प्रूफ, प्रूफ करना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रूफ करना विथ रीजन, विथ रीजन, विदाउट रीजन, विदाउट रीजन नहीं रहता, विथ रीजन, एग्जाम्पल विथ रीजन, एग्जाम्पल विदाउट रीजन। मैथमेटिक्स अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड से डिफाइन हो गया, डिफाइंड से फिर एक्सियम, थ्योरम, सब इसे प्रूफ। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, जो भी आप समझ रहा है अच्छा तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसीवर को समझना चाहिए। आप जो
बताना चाह रहा है वो वहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया बता सकते हैं। कनेक्शंस, कनेक्शंस आपने कैसा कनेक्ट किया गया है, लॉजिकली कनेक्ट किया गया है, एक दूसरे से लिंकिंग है। ओके, मैथमेटिक्स कैसे डेवलप होता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट किया जाता है। अगर वो कनेक्शन मिस हो जाता है तब जो है फियर, अगर फियर लगातार कंटिन्यूस रहता है तब फोबिया। ओके, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, उस तरह नॉलेज होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑल्जिब्राइक आइडेंटिटी ज्योग्राफिकली कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, विजुअलाइजेशन करके दिखाना। इस तरह बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद, मतलब कुछ लेवल होने के बाद, प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल होने के बाद इस तरह नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मैथमेटिक्स बच्चा स्कूल लेवल होने के बाद इस तरह नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम, रीजनिंग, प्रूफ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स किसके लिए मदद करता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन एंश्योर दैट हायर लेवल ऑफ लर्निंग अटेन्ड, हायर लेवल पहुंच सकते हैं। And academic standards guides the teacher in the process of assessment. बच्चों को असेस करने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यूज होता है। बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है, असेसमेंट वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज करना असेसमेंट है। एवेल्युएशन, कलेक्टिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एंड डिसीजन मेकिंग, दैट इज एवेल्युएशन। एवेल्युएट करने के लिए बहुत सारा असेसमेंट प्रोसीजर्स है, assessment of learning, assessment for learning, during the instruction, after the instruction, before the instruction, बच्चों का नॉलेज स्किल क्या है। इस तरह बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, असेस करने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यूज होता है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन मतलब देखिए सीसीई, सीसीई मतलब कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव, कंटिन्यूस लगातार, फिर कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मतलब डिसीजन मेकिंग, जजिंग वेदर योर स्टूडेंट इज प्रमोटिंग टू नेक्स्ट लेवल और नॉट। कैसा एवेल्युएट करेंगे, आप टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट एक टूल है, टूल में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है, नॉलेज, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन का। ओके, बच्चों के अंदर नॉलेज है, रिमेंबरिंग है, अप्लाइंग है, ये सब इसमें टेस्ट आइटम से ओके। अब कंटेंट पढ़ाने के बाद टेस्ट ले लेता है, उसमें टेस्ट आइटम जो है ये ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्ट करता है। ओके, ये आप टेस्ट की जरिए से आप डेटा कलेक्ट कर लेता है, डेटा कलेक्ट कर लेता है, फिर डेटा को जो है ऑर्गेनाइज कर लेता है, डेटा को एनालिसिस कर लेता है, फिर डेटा एनालिसिस करने के बाद फिर डिसीजन ले लेता है। आपने 25 मार्क्स के लिए 24 हासिल किया गया है। फिर इसके बाद इंटरप्रेट कर लेता है, एवेल्युएशन में एवेल्युएशन में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव रहता है। नंबर इज ए क्वालिटेटिव एंड he stood in the first class, he stood in the first in the class, he passed in first class marks, ये इंटरप्रिटेशन है। इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव रहता है, एवेल्युएशन में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रहता है। विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव, विद द हेल्प ऑफ फिगर, यू आर इंटरप्रेटिंग, you are writing a remark, that is
क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब कॉम्प्रहेंसिव आपका सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बिहाइंड द सिलेबस, बिहाइंड द सब्जेक्ट, कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक को कन्फाइन नहीं किया है, टेक्स्ट बुक की अलावा रिलेटेड नॉलेज जो है उसको कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव में क्या क्या आता है देखिए, करिकुलर एक्टिविटीज जो किताब में जो दिया गया करिकुलर एरियाज, फिर को करिकुलर एरियाज करिकुलर रिलेटेड, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज। करिकुलर एरियाज को कहा जाता है स्कोलास्टिक एरियाज, स्कोलास्टिक एरियाज और करिकुलर एरियाज मतलब आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज, इस तरह सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नॉलेज को जो है स्कोलास्टिक कहा जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज। करिकुलर एरियाज में जो नॉलेज है ये सब्जेक्ट एरियाज। को करिकुलर एरियाज सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, सब्जेक्ट रिलेटेड एस्थेटिक, एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल, डिसिप्लिन, ये सब करिकुलर, प्रेयर में अटेंड करना, मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करना, रोल प्ले करना, ये सब को करिकुलर। करिकुलर के साथ साथ क्विज, एसे राइटिंग कंपटीशन, ये सब को करिकुलर में आता। मतलब इसमें लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, एस्थेटिक में आर्ट क्राफ्ट ये सब आता। एस्थेटिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज में क्विज, सेमिनार, एसे राइटिंग, ये सब लिटरेरी एक्टिविटीज में आता। रिलेटेड टू करिकुलर एरियाज, को करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, बच्चों का फिजिकल डेवलप के लिए, ग्रोथ के लिए, इस तरह एक्टिव, क्लीननेस, नीटनेस, बच्चा इससे सीख लेता है। बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर गेम्स, स्पोर्ट्स में, गेम्स में हार जाता है, हर एक नहीं जीता जाता है, जो है नेक्स्ट टाइम जो है फिर कोशिश करके हम जीत सकते हैं, ये एटीट्यूड इससे सीख लेता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से, गेम से, स्पोर्ट्स से इस तरह एटीट्यूड डेवलप करता है। एक करिकुलर एक्टिविटीज में भी सब्जेक्ट में अगर फेल होता है बच्चे, इससे ये सीख लेता है। मतलब इस तरह कॉम्प्रहेंसिव मतलब स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। नॉन स्कोलास्टिक, नॉन स्कोलास्टिक में क्या क्या आता, को करिकुलर एरियाज आता, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज। एक्स्ट्रा करिकुलर में गेम्स एंड स्पोर्ट्स, को करिकुलर में लिटरेरी एक्टिविटीज, एस्थेटिक वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज। लिटरेरी में क्विज, एसे वगैरह वगैरह। रिलेटेड टू करिकुलर, इसको कहते हैं नॉन स्कोलास्टिक। नॉन स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक एरियाज को जो दोनों को मेजर करना, कॉम्प्रहेंसिव। फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एक यूनिट होने के बाद, सेकंड यूनिट होने के बाद, थर्ड यूनिट होने के बाद, फोर्थ यूनिट होने के बाद, ये जो है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फिर पूरा 4 यूनिट्स होने के बाद फिर सेमेस्टर एंड में जो आखिरी में लेता है, दैट इज समेटिव, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो असेस किया जाता है, ये कंटिन्यूस है, लगातार, कंटिन्यूसली। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन बच्चों का डिफिकल्टी पता करने के लिए, बच्चों सही से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है पता करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड पूरा होने के बाद समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये दोनों यूज करते हैं। फिर आप जो है करिकुलर एरियाज में भी, स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज में भी आप डिसीजन ले रहा है। फिर फाइनली आप जो है ना करिकुलर एरियाज में, को करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज में, स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, दोनों में फिर आप डिसीजन लेके बता रहा है। क्लास को भी रेगुलर है, 100% अटेंडेंस है, नीट एंड क्लीन है, प्रेयर को अटेंड करता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है,
therefore he is a good student। हर एक्टिविटी में इनका हिस्सा है, अच्छा परफॉर्म करता है, करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर में भी है, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, हर एक्टिविटीज में अच्छा है। ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन। ओके, हेलो, ओके सर। यस सर। टाइम है, हेलो, यस सर। टाइम है, 1 बजा सर। 1 बज गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएंगे। आज का सेमिनार है किसी का? हाँ सर, मेरा है। आप प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद आप प्रेजेंट कीजिए, इसके बाद क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ वीडियोस है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, वो आप दिखा देंगे, आपको यूज होगा जी। समझने में। ओके, आप शुरू कीजिए। यस सर। हाँ, शुरू कीजिए आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय रिस्पेक्टेड सर और मेरे दोस्तों, आप हजरात के सामने मैं अपने उन्वान पेश करने जा रहा हूँ, जो कि भास्कराचार्य है। भास्कराचार्य 2 एक माहिर नजूम और माहिर रियाजी की हैसियत से मारूफ हैं। एस्ट्रोनोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन थे। उनकी पैदाइश 14 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर के बिज्जड़ या बीदर में हुई। उनके वालिद मोहतरम महेश्वराचार्य भी माहिर नजूम और माहिर रियाजी थे। शुरुआती तालीम वालिद से मिली, इसलिए रियाजी और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी बढ़ी। भास्कराचार्य जी ने 36 साल की उम्र में एक किताब लिखी जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि था, जिसमें 4 वॉल्यूम थे। पहला वॉल्यूम लीलावती जो अरिथमेटिक के रिलेटेड था, दूसरा बीज गणित जो अलजेब्रा से रिलेटेड था, तीसरा गृह गणित एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, गोल अध्याय सर्कल मेंसुरेशन के मुतालिक है। बाब लीलावती इस तरह लिखी गई है कि बाप और बेटी में बातचीत हो रही है। बहुत ही आसान और शायराना अंदाज में रियाजी लिखी गई है। उनका कंट्रीब्यूशन खिदमत वाले सबसे पहले माहिर रियाजी थे। मतलब इन्फिनिटी का कंसेप्ट इन्फिनिटी देने वाले, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर वो इन्फिनिटी, ऐड करने पर इन्फिनिटी हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले भास्कराचार्य जी ने ही दिया था। अध्याय में मध्यकर्षण तत्व के नाम से एक फोर्स का जिक्र किया है। जमीन आसमानी ग्रहों को अपनी तरफ खींचती, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। गोलों का रकबा यानी गोलों का और वॉल्यूम के बारे में इस अध्याय में बताया। गृह गणित एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है। 69 की उम्र में करण कौतूहल भी एस्ट्रोलॉजी के संबंध में लिखा है। इसका इस्तेमाल आज भी पंचांग ग्रह देखने में किया जाता है। कैलेंडर टाइप का है, उसको देखने में इस्तेमाल किया जाता है करण कौतूहल को। चौथा कंट्रीब्यूशन है कि
ब्रह्मगुप्त को अपना उस्ताद मानते थे। उनके शागिर्द थे ये, ब्रह्मगुप्त के शागिर्द थे भास्कराचार्य जी टू। सड एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी उन्होंने काम किया और नेगेटिव नंबर पर भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी कुछ फॉर्मूला। फाइजल, आपका वॉइस नहीं आ रहा। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ सर, शायद इस वजह से नहीं आ वॉइस रही नहीं होगी। आ रहा। अच्छा सर, जैसे अभी आ रहा है। ओके, अभी ठीक है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और पांचवा कंट्रीब्यूशन इनका जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर भी दिया है। सबसे पहले इन्होंने दिया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में भी कैलकुलस में इन्होंने तशरीह की थी। रूल रिलेटेड टू जीरो भी इन्होंने दिया था। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए माइनस जीरो इक्वल टू ए, 0 डिग्री इक्वल टू जीरो, ए इंटू जीरो, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। परपेचुअल मोशन मशीन भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और उज्जैन वेधशाला में ये काम करते थे। जैसे वो उज्जैन वेधशाला में एस्ट्रोलॉजी के से रिलेटेड काम होता था, जिसके सदर बनाए गए थे बाद में। क्योंकि ब्रह्मगुप्त पहले उज्जैन वेधशाला के सदर थे, ब्रह्मगुप्त के ये शागिर्द थे, इसलिए बाद में ये भी उज्जैन वेधशाला के उत्तराधिकारी बने। भास्कराचार्य जी का वेधशाला में ही इंतकाल हो गया था 1185 ईस्वी में। भारत सरकार या इसरो ने 20 नवंबर 1981 को भास्कर 2 के नाम से एक सैटेलाइट खला में भेजा है। शुक्रिया सर। ओके, आपने बहुत अच्छा पेश किया गया है, बहुत अच्छा लिख कर आया है और आपका वॉइस भी अच्छा है, उर्दू भी अच्छा है। आप अपलोड किया है ना गूगल ड्राइव में? हाँ सर, अपलोड किए हैं। ओके, थैंक यू। आप देख लीजिए, मैं सर एक अटेंडेंस। सवाल है सर। हाँ, वो एक्चुअली हम थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए थे मैथमेटिक्स का, तो हम किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन नहीं किए, ना ही लिख के हैं। तो हमको टॉपिक दे दीजिए, हम कर लेंगे हफ्ता दिन के अंदर। चलिए आपको टॉपिक आप देखिए ना, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिख लेते हैं सर। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिख लेता है, लिख लीजिए। ठीक ठीक, हफ्ता दिन के अंदर हम आपको प्रेजेंटेशन कर देंगे। ओके ओके। ठीक, मैं थैंक यू अटेंडेंस दिया हूँ, फाइजल को दिया, मोहम्मद फाइजल को अटेंडेंस दिया हूँ, मुजफ्फर आलम को भी दिया हूँ, जफर एहसान को दिया हूँ, एहसान दानिश को दिया हूँ, अब्दुल वहाब को दिया हूँ, हीना कौसर को दिया हूँ, शम्स तबरेज को दिया हूँ, रिजवान आलम को दिया हूँ और इशार आलम को दिया हूँ, तौसीफ रजा को दिया हूँ, उबैदुल्लाह को दिया हूँ। इसमें 2 लोग एब्सेंट है, आयशा खलील सैयद एक है और जुहेब आलम है। नहीं है सर, वो क्लास नहीं कर रहा सर, आयशा खलील सैयद वो भी क्लास नहीं कर रही है। ओके ओके ओके। बार मेरे को 13 स्टूडेंट्स दिया गया है, 13 में 11 प्रेजेंट है, फुल प्रेजेंट है। मेरे से मिला के 12 नंबर तो दिखाई दे रहा है इसमें। ओके ओके, आपका अटेंडेंस भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ वीडियो दिखा देंगे। सर मेरा अटेंडेंस नहीं बन पाया। किसका? सर अभी मेरा लेफ्ट हो गया था सर। मैं दिया हूँ आपको, एहसान दानिश। यहाँ देखिए ग्रिड में देख के मैं दे दिया हूँ, सबको दिया हूँ। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ वीडियोस है वो दिखा देंगे। हाँ, राइट, आप क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू।